मैं फिर आज जरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। पेज नंबर 233 पे पहले आ जाए। तो अगर कोई लिखने में कोई मसला कल हो गया फिर वो कल डिस्कस कर लेते हैं। तो मीनवाइल पेज नंबर 233 पे आ जाए। पेज नंबर 233 शुरू करें जी। ये एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट जो है वो एसेट में से लेस हो गई है। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, ये कहाँ से लेस होगी सर? नहीं, एसेट में से लेस होगी। कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। शाही साहब बेटा ये अगर नहीं है, ये आप अपने हाथ से कर चुके हैं। अगर गुडविल की इम्पेयरमेंट होती तो वो भी गुडविल से लेस होती नहीं मेरे भाई, हो गई हुई है। आप अपने हाथों से काम कर चुके हैं, ना करें इस तरह, यकीनन होनी है। थोड़े सब कुछ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। फॉलोइंग बैलेंसेस से पहले जरा रिक्वायरमेंट आ जाए। अच्छा, फुल कंसंट्रेट करना पड़ना। शायद अब नया कुछ नहीं है, लेकिन पुराना सारा अब सही तरतीब से ध्यान में आना चाहिए। रिक्वायरमेंट है सर, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2017. B part, compute the amounts of consolidated retained earnings and non-controlling interest as would appear in the consolidated statement of financial position as at 30th June 17. मीनिंग बताएं बी रिक्वायरमेंट का। सीआरई और एनसी की कहाँ की फिगर्स मांग रहा है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूरी नहीं मांग रहा, सिर्फ सीआरई एनसी की फिगर्स जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आनी उनको मांग रहा जी। वो सोच लें कैसे बनानी है। तो यार पेज नंबर का मसला तो हल कर लिया करें यार, पेज नंबर बता दें यार। पेज नंबर 233 है, प्लीज फाइनल समझे। आप रिक्वायरमेंट ए ज़हन में रखें, फर्स्ट लाइन पे भी आ जाए। रजिस्टर में स्पेस छोड़ दें, 2 पेजेस छोड़ दें। हाफ पेज सेकंड रिक्वायरमेंट के लिए भी चाहिए, फिर एनालिसिस इक्विटी हो जाएगा। तो थर्ड पेज पे वर्किंग शुरू कर। बार बार बहुत से क्वेश्चंस में आना जाना रहेगा, हमें आना जाना रहेगा, तो साथ साथ रहेगा ताकि वो क्वेश्चंस भी जरा दोबारा रिवाइज हो। The following balances, ready जी? The following balances are extracted from the records of present limited and future limited for the year ended 30th June 2017. PL, FL, डेबिट क्रेडिट करके कुछ फिगर्स बता रहा है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एडमन, इन्वेस्टमेंट इनकम, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एक नेट वर्ड लिखा हुआ है, सोच के जल्दबाजी नहीं, रिलैक्स होकर बताइए क्या होगा। हाँ जी सोचे बाकी। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नेट गेन लॉस आपस में नेट ऑफ हुआ, हो सकता है लॉस ऑन डिस्पोजल, उसको नेट ऑफ किया, अलग भी दिखाया जा सकता है ऑब्वियसली। टैक्सेशन से यहां मुराद डेबिट फिगर है, एक्सपेंस टैक्सेशन डेबिट। शेयर कैपिटल ₹10 ईच, रिटेन्ड अर्निंग्स का कौन सा बैलेंस दिया? रिटेन्ड अर्निंग्स का कौन सा बैलेंस दिया? क्लोजिंग बैलेंस दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन, PL acquired 65% shares of FL on 1st September 16, अंडरलाइन करना। एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है, पोस्ट एक्विजिशन मंथ्स बता दें।
गिन ले सितंबर से गिनेंगे 10 हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं, सब्सिडी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट 10/12 हो जाएगी अनलेस अदरवाइज मेंशन, कि पता चल जाए कोई 100% प्री फिगर है या 100% पोस्ट फिगर है। आ जाएगा कुछ आप 10A ढूंढने जरा, जल्दी जल्दी भागते नहीं वापस। 10A क्वेश्चन नंबर 10A, पेज नंबर बताएं। 167 में इन्वेस्टमेंट इनकम वाला पॉइंट जरा ढूंढे कहीं, पॉइंट नंबर बोले, पॉइंट नंबर 3 पढ़े। एक्सेप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इनकम, क्या ये सारी प्री थी या पोस्ट थी? सारी पोस्ट एक्विजिशन थी, लिखा हुआ था तो पोस्ट एक्विजिशन थी। ठीक है, दोबारा से शुरू करें। पेरेंट शेयर कितना है? तो एनसी का 35 हो गया। अगेंस्ट फॉलोइंग कंसिडरेशन, कैश पेमेंट ऑफ 900 million, issue of shares having nominal value of rupees 1000 million। दोबारा से सेंटेंस को शुरू से शुरू करें। बताएं किसने क्या खरीदने के लिए क्या किया है? पेरेंट ने 900 million कैश दिया है और पेरेंट ने 1 million रुपीस के 1 million रुपीस की नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर्स दिए। ये 1 million शेयर्स दिए, बल्कि 1000 million, सॉरी 1000 million रुपीस ऑफ नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर्स दिए। ये शेयर्स का नंबर नहीं है, शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू। आगे चलो, संडे जरा पूरा करना फिर बात पूरी करते हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ PL and FL on acquisition date was 16 and 13 respectively, and the retained earnings of PL and FL on the date of acquisition were 1671 and 506.5 million respectively। दोबारा पढ़ें, बताएं क्या क्या दिया। पेरेंट और सब्सिडरी के शेयर की मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन दी हुई है, और बाद में फिर रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी एक्विजिशन डेट दी। दोबारा देखें, 1671 के 1671 ये एक्विजिशन डेट की रिटेन्ड अर्निंग्स है, ये ओपनिंग डेट की नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा डेट होने 1 सितंबर की फिगर है, 1 सितंबर की फिगर है, ऐसे ही। अब इन लाइंस की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, क्या एंट्री करें? मेरा ख्याल है कोई ऐसा एंट्री वाली बात नहीं है, जरा पढ़ के देखें। परचेज कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन जो इसकी क्या एंट्री करें अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं? नहीं, ऑलरेडी अगर हो भी गई है और फर्ज करें नहीं भी हुई, लेट्स अज्यूम नहीं हुई, वैसे तो उसने बताया नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए इन इस कंसिडरेशन की क्या एंट्री करें? ये किस चीज की वजह से एंट्री है? इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट और शेयर कैपिटल वगैरह का क्रेडिट होना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट होगा। हाँ, असूलन वैसे बात आपकी ये भी सही है, अगर क्वेश्चन में नहीं पता तो क्या ये वैसे एंट्री हो गई होगी? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एंट्री है, पेरेंट की है या सब्सिडरी की? पेरेंट की एंट्री इन्वेस्टमेंट वाली, तो रिकॉर्ड हो गई होनी चाहिए, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में शायद इसका इफेक्ट आना भी नहीं। और अगली लाइनों में क्या गिवन है? फेयर वैल्यूज गिवन है शेयर्स की, और फिर रिटेन्ड अर्निंग्स एक्विजिशन डेट की है, एनालिसिस ऑफ इक्विटी में शायद सही समवेयर आएगा। तो ये भी पता होना चाहिए ना किसका कुछ करना है किसका नहीं करना। तो मेरा ख्याल है शायद इनका ऐसा कोई एंट्री एंगल से अभी कुछ नहीं करना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है ना, एनी कंफ्यूजन? अगला पैराग्राफ एक रहता है, एट एक्विजिशन डेट fair value of the FL's net assets were equal to their book value
with the exception of a brand which had not been recognized by subsidiary FL. क्यों बहरहाल अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो इसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी? The fair value of the brand is assessed at 90 million. PL estimates that benefit would be obtained from the brand for the next 10 years. बोलने पहली एंट्री लिखना शुरू करें जी. ब्रांड डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से? डिफरेंस से. लेकिन डिफरेंस सारा फेयर वैल्यू का इक्वल क्यों होगा? रिकॉर्ड नहीं है, कैरिंग अमाउंट 0 होगी, फेयर वैल्यू 90 मिलियन है, सारा का सारा सरप्लस ही बन जाएगा. 0 से कहाँ आना है? 90 पे. ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? अगला सवाल उठाएं. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन रही है, अमोर्टाइजेशन की वर्किंग करवाएं. 90 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 10/12 एक्विजिशन से कंसोलिडेशन डेट तक. एक्विजिशन करंट ईयर में 7.5 की प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री बताएं. देख लें, चेक करना. 9, 10 फाइनल करना. गिन लें. सितंबर, अक्टूबर, गिन लें. इतने दिनों बाद आएंगे तो ऐसे ही होगा. 9, 10 आंसर क्या है? डबल एंट्री फाइनल करें. अमोर्टाइजेशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट. जी बिल्कुल सही है. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन रही है, ब्रैकेट बनवाएं. एंड से विल बी या विल नॉट बी. विल बी अफेक्टेड. सॉरी, मैं आपके साथ साथ एक और साहब को भी जरा पढ़ने पे कन्विंस करना चाह रहा हूँ. तो आप तो मसला पढ़ने वाले लोग हैं, एक और भाई जो हैं वो तकरीबन नामुमकिन हुए हैं पढ़ाई के हवाले से. तो होपफुली आवाज तो आपको नहीं आ रही, लेकिन महसूस बहुत कुछ हो रहा है. नहीं, अल्लाह रहम करे. उसने गरीब में क्या बिगाड़ा था? जी 7.5 से मेरे आगे सर. ये 10 मंथ्स गिननी है. आगे बढ़े सर. जी सर, पॉइंट नंबर 2 सर. Investment income, sorry, the income and expenses of FL had accrued evenly during the year, except investment income. The income and expenses of FL had accrued evenly during the year, except किसकी बात हो रही है? सब्सिडी की नहीं, मैंने अभी सेकंड सेंटेंस पढ़ा नहीं यार. FL की इन्वेस्टमेंट इनकम की बात हो रही है. Investment income is exempt from tax and had been recognized in August, गौर से पढ़ें, and received in September. Exempt from tax की इन क्वेश्चंस में कोई बहस नहीं है. कंसोलिडेशन रिलेटेड अगर कोई टैक्स इशू आएगा तो वो आपसे रेलेवेंट नहीं. बाकी सेंटेंस पढ़ के बताएं इसकी क्या सिग्निफिकेंस हमारे सवाल में. ये किस महीने की इनकम है? ये भी नहीं समझ आ रहा है, अगस्त है या सितंबर है? सितंबर भी तो है. इनकम किस महीने की है? अगस्त की या सितंबर की? अगस्त की. देयरफॉर सारी की सारी प्री एक्विजिशन या सारी पोस्ट है. सितंबर में क्या हुआ? अगस्त में क्या हुआ? एंट्री बोले अगस्त में.
इनकम क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट सितंबर में, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, इनकम किस महीने की, अगस्त की, 100% प्री एक्विजिशन लिखे। हंड्रेड परसेंट प्री एक्विजिशन है, इसका फिर क्या करेंगे मेरे ख्याल इसको डिस्कस कर लेंगे अपने जेहन में, वैसे सोच लें ये प्री है, प्री एक्विजिशन है, यहां तक तो क्लियर है, एंट्री तो नहीं करनी इसकी कोई। पॉइंट नंबर 3, on 1st January 17, on 1st January 17, PL sold a manufacturing plant having carrying value of 42 million to FL against cash consideration of 30 million. Relax, बिल्कुल ठीक है। The plant had a remaining useful life of 6 years on the date of disposal. Individually पहले खुद से पढ़ें। एक मिनट रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, पता आपको है कोई इशू नहीं है। डिस्पोजल हुई है, किसने किसको बेचा है, पूरा पॉइंट सुनना है मेरे से। पेरेंट टू सब्सिडी सिचुएशन है, गेन हुआ है लॉस हुआ है, कितने वाला कितने का बेचा है, 12 मिलियन जहन में लाएं। लॉस है लेकिन इंटरकंपनी लॉस है, तो लॉस रिकॉर्ड करें या रिवर्स करें, रिवर्सल ऑफ लॉस होना, लॉस टू बी रिवर्स, कल वाली बातें जहन में लाएं जरा। लॉस टू बी रिवर्स कितने से, डेबिट या क्रेडिट, कंसंट्रेट प्लीज कंसंट्रेट, डेबिट या क्रेडिट, लॉस डेबिट हुआ होगा, रिवर्स करके क्रेडिट हो रहा है, अगले वर्ड्स क्या होते हैं, लेकिन अब डेप्रिसिएशन टू बी रिवर्स हो गए टू बी चार्ज, प्रॉब्लम समझें, एसेट कितने का था, लेकिन जब 30 पे बेचा है तो 30 पे डेप्रिशिएट हो रहा होगा, लेकिन होना किस पे चाहिए, तो डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज रिवर्स, कर तो रिवर्स हो रही थी यार, देख ले कल वाला, ये कल वाला क्वेश्चन के वर्किंग करा ढूंढे, JLFL सॉरी JL और SL, गेन अगर रिवर्स करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, नहीं हम एसेट बढ़ा रहे होंगे या कम कर रहे होंगे, ये भी सोचेंगे, एसेट फिर कम हो रहा होगा, गेन रिवर्स एसेट गेन डेबिट, एसेट कम हो रहा होगा, और अगर एसेट हम कम करेंगे तो अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे, लेकिन यहाँ लॉस रिवर्स हो रहा है, लॉस रिवर्स होने से एसेट बढ़ के 42 पे जाएगा, तो 12 पे फिर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आप चार्ज करवाएंगे, कब से कब तक सही वर्ड्स बताएं, सेल डेट से लेके डिस्पोजल डेट तक वर्किंग करवाएं, 12 डिवाइड बाय 6 इनटू, ढूंढने जरा वर्ड्स, कब बेचा है, ईयर एंड क्या है, 6/12, आंसर बताएं, 1 डेबिट या क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन बढ़ानी है, नेट ऑफ करें, 11 क्या क्रेडिट, नेट लॉस रिवर्स, नेट रिवर्सल ऑफ लॉस या लॉस, ठहरे भी, नेट लॉस टू बी रिवर्स, ना रिलैक्स है नहीं यार, क्या हो गया, एनी कंफ्यूजन इन दिस फिगर्स, तो 12 ढूंढे, 12 कैसे है, 42 माइनस 30, वर्किंग समझ आ गई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एंट्री मुझे बनवानी थी पहले आप, नहीं आराम से, नो मैंने नहीं पूछा अभी, एक फिगर्स देखें, एंट्री बनवानी है और शुरू वहां से करें जो नजर आ रहा है, लॉस रिवर्स होना, क्रेडिट हो गए, लॉस क्रेडिट होना और एसेट डेबिट होना, एंट्री बोला, प्लान डेबिट है, अब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं तो लॉस ही वर्ड चाहिए, लॉस ऑन डिस्पोजल, तो लॉस ऑन डिस्पोजल क्रेडिट कितने से,
कितने से 11 से आखिरी चीज फाइनल करके आगे चले। एनसीई विल वाई, अब लिखें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल ओके प्लीज। यार ये तो डेबिट नहीं होना था, गेन होगा तो डेबिट होना, लॉस है तो क्रेडिट होकर रिवर्स होना। जान मोहम्मद साहब सब कुछ हो सकता है, लेकिन यार जरूरत क्या है, जहाँ टाइम बच रहा है बचा लें, जहाँ प्लीज टाइम बच रहा है वहां बचाएं। चलें जी आगे। कौन सा पॉइंट हो रहा था? पूरी स्टोरी पढ़े दोबारा। पॉइंट नंबर 4 बताएं क्या मसला था। कितने वाला कितने का बेच के क्या हुआ था, कितना लॉस हुआ था, लॉस रिवर्स हुआ तो क्रेडिट होगा, डेप्रिसिएशन बढ़ा क्यों रहे, कम क्यों चार्ज हुई होगी, 30 पे आ गया एसेट, तो कितने पे एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया आपने, और 6 महीने कैसे गिने, जनवरी से जनवरी से कंसोलिडेशन डेट। ये पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे। बिल्कुल रिलैक्स रह के पढ़ना है, एग्जामिनर ऐसे तंग करता है लेकिन इनमें पता चल जाता है। ऑन 1 February 17 FL delivered goods having a sale price of 100 million to PL on underline sale or return basis। सेल और रिटर्न बेसिस डिटेल में डिस्कस होना अभी आगे जाके कहीं, लेकिन इन वर्ड्स पर एज इट इज गौर करें। सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब होता है कि बेचने वाला ये कह रहा होता है कि मैंने सेल तो की है, लेकिन किसी गिवन टाइम पीरियड अगर पसंद ना आए तो वापस कर दीजिएगा। बेचने वाला अपने कस्टमर को क्या कह रहा होता है, चीजें ले लें, पसंद आई तो रख लीजिएगा, ओके, पसंद ना आए तो वापस कर दीजिएगा। इस सेल को बोलते हैं सेल और रिटर्न बेसिस। छोटा सा एक सेंटेंस कहीं नोट कर लें चाहे पेज के नीचे। सेल और रिटर्न बेसिस मींस goods are sold on condition that if the goods are not according to customers requirement, then he can return to supplier, then he can return to supplier। कौन किस कंडीशन में किसको चीजें बेच रहा होता है, सेलर कस्टमर बायर को
इस कंडीशन पे गुड्स डिलीवर कर रहा होता है कि कस्टमर अपनी तसल्ली कर ले, अगर उसे चीजें अच्छी लगे तो रख ले, उसके मुताबिक अगर नहीं है तो वापस कर ले, एक दफा पढ़ लेना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा सा आवाज का इशू आया था, रिजॉल्व हो गया। आप लोग जरा दोबारा करनी पड़े, ये सेंटेंस में वो समझ आ रही है तो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस वक्त आवाज का इशू तो नहीं प्लीज? अब यहाँ इस पैराग्राफ की बेस पे आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर किसी सप्लायर ने चीजें सेल रिटर्न बेसिस पे भेजी हो तो सप्लायर को अपनी सेल किस दिन रिकॉर्ड करनी चाहिए? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को अब इंटरप्रेट करना जरा। भेजते ही सेल रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए या जब गुड्स एक्सेप्ट हो जाएंगी तब रिकॉर्ड करनी चाहिए? नहीं वो इंशाल्लाह बात कर लेंगे कभी, वो तो फॉरेन करेंसी में है, तो यहाँ उसकी बजाय बस इन वर्ड्स के अंदर अंदर आके अत्यातन कब सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए, या बल्कि इस तरह कहना सेल कंफर्म कब हुई है, भेजते ही हो गई है या एक्सेप्टेंस पे हो गई? तो सेल और रिटर्न बेसिस में सेल तब रिकॉर्ड होती है जब कस्टमर गुड्स को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन शायद इसमें एक बात इधर से आ रही थी तो वो भी बता देता हूँ मैं। एक टाइम पीरियड भी होता है, ये कोई अनलिमिटेड टाइम पीरियड नहीं होता कि साल रख लें, 5 साल रख लें, 25 साल रख लें, ना पसंद आए वापस कर दें। तो 15, 20, 30 दिन का एक टाइम पीरियड भी होता है। तो अगर उस टाइम पीरियड में वो नहीं बताएगा कि मैंने रखनी है या नहीं, वापस भेजी है नहीं, तो आफ्टर दैट टाइम पीरियड फिर ये अंडरस्टूड होगा कि अब गुड्स उसने रखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 30 डेज का टाइम पीरियड है और वो अगले दिन ही फोन करके कह दे कि मुझे गुड्स पसंद आ गई, फिर तो हम अगले दिन ही सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर हमें ना भी बताया और 30 डेज एक्सपायर हो जाए तो फिर हम 30th डे पे अपनी सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। भेजते ही क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, सेल अभी कंफर्म नहीं है, तो इस केस में फिर वेट करेंगे हम कि सेल कंफर्म हो जाए। तो सेल कब कंफर्म होगी, या तो वो बता दे या फिर टाइम पीरियड ऑफ रिटर्न एक्सपायर हो जाए। ठीक है, समझ आती बात? तो मैं इसको इस क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूँ। बाकी मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में जान के नहीं भी बताया, ये आगे इंशाल्लाह लंबी बहस है। तो ऑन 1 फरवरी 2017 एफएल कौन है? पेरेंट सब्सिडी, पेरेंट या सब्सिडी डिलीवर्ड गुड्स हैविंग सेल प्राइस ऑफ ₹100 million टू पीएल। पेरेंट को भेजिए उसने सेल रिटर्न बेसिस पे। पहले सेंटेंस पूरा कीजिएगा। 40% ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न्ड ऑन 1 May 17 एंड द रिमेनिंग वर एक्सेप्टेड बाय पीएल। पूरी स्टोरी, पूरी लाइनें पढ़ें, बताएं फाइनली कितने की सेल है? 60 मिलियन की अब सेल है। अब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, स्टॉक बचा हो या ना बचा हो, 100 मिलियन या 60 मिलियन? 60 मिलियन अब कटना है, सेल परचेज से 60 मिलियन कटना है। अगली लाइन, 20% ऑफ द गुड्स एक्सेप्टेड कितने में से? 60 में से, वर इंक्लूडेड इन द एफएल एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ, बल्कि प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन मार्कअप मार्जिन। सेल परचेज से काट लेंगे, आए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाली एडजस्टमेंट करवा दें। बेची किसनी है? सब्सिडी टू पेरेंट है। पहले वर्किंग करवाया करें, क्लास वाला सवाल प्लीज करवाया करें। सब्सिडी टू पेरेंट सिचुएशन है, वर्किंग शुरू करवाएं। 100 से शुरू करूं या 60 से? 60 से कर लेता। 60 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 12 क्या है? नहीं नहीं नहीं, स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय 133.33333, 2 दफा 3 है, मल्टीप्लाइड बाय, बल्कि सॉरी 133.33, 133.33 मल्टीप्लाइड बाय, मार्क दिया लेकिन 33.33 है, तो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 3 पे कर दो राउंड। क्या है 3? एनालाइज प्रॉफिट विद इन स्टॉक। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, एंट्री बताएं।
कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, स्टॉक क्रेडिट बाय 3 ब्रैकेट बनवाएं, सब्सिडी ने बेची है, सब्सिडी का प्रॉफिट है, एनसी विल बी अफेक्टेड, करें कभी हुसैन खुल रहा है सर, खुल रहा है। आगे चले सर। अच्छा फिर डिविडेंड आ रहा है, लेकिन अब मेरा ख्याल है ये आखिरी दफा मेरी तरफ से होना चाहिए, या अल्लाह पहली दफा हो जाए कम से कम। चलो शुरू करो। बोथ कंपनीज पेड interim cash dividend at the rate of 5% in May 17। बड़ा सिंपल निकला है यार। पेज नंबर 221 निकला, गोल्डन वाला, गोल्डन वाला है, गोल्डन लिमिटेड वाली स्टोरी लग रही है, पेज 221 ही है ना। अब रजिस्टर ना खोलें, सेंटेंस पढ़ के गोल्डन वाला फाइनल बताएं क्या स्टोरी थी। डिक्लेयर हो गया, रिकॉर्ड हो गया, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, डिक्लेयर भी हुआ है, पे भी हुआ है और रिकॉर्ड भी हुआ है। अगर नहीं लिखा तो रिकॉर्ड भी हुआ है, लेकिन अगर पे हो गया तो रिसीवेबल पेबल गायब है। लेकिन आज हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना ही नहीं रहे, तो रिसीवेबल पेबल तो नहीं कटना, लेकिन क्या इनकम और डिक्लेयर्ड कटेगा। इनकम कहाँ, पेरेंट में, पेरेंट में, डिक्लेयर्ड कहाँ, सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग्स में। आए दोबारा एंट्रीज जरूर लिख लें, उन एंट्रीज का फिर बेस बना के वर्किंग करनी पड़नी है। क्या नहीं होगा, रिसीवेबल पेबल नहीं होगा, लेकिन वो होगा जो प्रॉफिट लॉस में और चेंजेस इन इक्विटी में होगा। वो क्या होता है, इनकम और डिक्लेयर्ड। वंस अगेन एंट्रीज लिखते हुए ऊपर हेडिंग लिख लीजिएगा, ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंट्रीज। बल्कि इसमें तो पेरेंट भी है शायद, बहुत कंपनीज लिखा हुआ, लिखे जी पेरेंट और सब्सिडी दोनों के लिए। पेरेंट का नाम क्या, पीएल, सब्सिडी एफएल, पेरेंट की डबल एंट्री क्या हुई होगी, डिविडेंड डेबिट नहीं, पेबल बेटा लिख लिया करें, फिर बाद में पेड लिख लें ताकि बात पूरी तरह सामने आ जाए। ठीक है, बट डेफिनेटली पेड भी अगर है तो इकट्ठी एंट्री की जा सकती है। ये फिगर बताएंगे क्या होनी चाहिए वर्किंग यार, क्या ढूंढे, परसेंटेज अवेलेबल है 3500 ढूंढे कहीं, 3500 पेरेंट का शेयर कैपिटल इंटू 5%, 175, सब्सिडी वाला 2600 इंटू 5%, 130। अच्छा ये जितने क्वेश्चंस है क्लास में सॉल्व हो जाते हैं और आपके रजिस्टर में उनके आंसर आ जाते हैं, इनको बाद में कभी भी रिवाइज करें तो अपने रजिस्टर से रिवाइज करना है, क्योंकि आपके रजिस्टर में समटाइम्स एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस हुई होती हैं, तो आंसर फिर बुक का देखने की जरूरत नहीं है। हाँ जो क्वेश्चन घर के लिए अदरवाइज होमवर्क है, अगर उनका आंसर देखा वो कहलाता बहस है, लेकिन अगर घर वाला क्वेश्चन, सॉरी क्लास वाला क्वेश्चन कभी दोबारा रिवाइज करें तो कहाँ से उसका आंसर देखें, अपने रजिस्टर में अपने हाथ से जो चीजें लिखी होती हैं। जी डिक्लेरेशन के बाद पेमेंट हुई होगी, पेएबल डेबिट
कैश क्रेडिट, पेरेंट में पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, सब्सिडी में। इन एंट्रीज की वजह से पेएबल्स खत्म हो गए होंगे। नहीं, अभी रिसीवेबल की मैं बात अभी ज्यादा करना चाह रहा हूँ। ये डिविडेंड डिक्लेयर हुए, पे हो गए, लेकिन जो सब्सिडी का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसमें कोई पेरेंट शेयर रिकॉर्ड होगा, कितना 130 मल्टीप्लाइड बाय 65, कंसंट्रेट अफ करते रहे, बात फाइनल कर लगा 84.5। क्या एंट्री बनी होगी? डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। $84.5। और डेफिनेटली अगर ये पे हुआ है तो पेरेंट को डिविडेंड रिसीव भी हुआ होगा, कैश डेबिट एंड डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट। डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 84.5। बहरहाल इन एंट्रीज को लिखने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि ये एंट्रीज रहती हैं। क्या मकसद है इन एंट्रीज का? कि हमारी जरा स्टोरी सामने आ जाए। अब पूरी स्टोरी एक दफा दोबारा मेरे साथ फाइनल कर दें और ध्यान से ढूंढिएगा, इसमें दो चीजें बस रह जानी। लेफ्ट साइड से शुरू कर पेरेंट में। ये जो डिविडेंड डेबिट हुआ है इसका, नहीं 175 नहीं, मतलब 175 वाला ये जो डिविडेंड है ये कहीं से नहीं कटना। वो डिविडेंड 175 जो डेबिट हुआ है, लेकिन ये जो पेएबल क्रेडिट हुआ था, ये पेएबल क्रेडिट हुआ था, ये भी कटना किसी से नहीं है, लेकिन पे हो जाने की वजह से पेएबल खत्म हो गया होगा। लेकिन डिविडेंड डेबिट बचा होगा। ऑपोजिट साइड में पहले है, ये जो पेएबल है, ये पेएबल जो है ये पेमेंट हो जाने की वजह से पेएबल खत्म हो गया होगा। ऐसा ऐसा है, कहां पेमेंट हो जाने से ये खत्म हो गया होगा? सब्सिडी में पेमेंट हो जाने से ये पेएबल खत्म हो गया होगा। नहीं समझ आ रहा? लेकिन वो जो डिविडेंड है ऊपर 130, वो अभी नहीं कटा, अभी मैं काटता हूं उसे। वो 130 क्या है? 130 डिविडेंड डिक्लेयर्ड सब्सिडी वाला है। और आगे आएगा डिविडेंड रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ, ये रिसीवेबल पेएबल से कोई नहीं कट रहा, रिसीव हो जाने की वजह से खत्म हो गया। किसका रिसीवेबल कहां रिसीव होने से कहां खत्म हो गया? पेरेंट का रिसीवेबल कैश मिलने से पेरेंट की बुक्स में खत्म हो गया। फाइनली ये जो 84.5 इनकम है और वो ऊपर 130 है और ये 175 है, ये शायद बचेंगे। बाकी अब कैश क्रेडिट हुआ है, मैं कैश की बहस नहीं कर रहा। कैश क्रेडिट होने का मतलब कैश बुक से निकल गया। ये मैंने 3 सर्कल लगाए हैं, कहां कहां लगे हैं? 175 ढूंढे, ये बचा होगा कहां? पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स में। 130 ढूंढे, 130 फिलहाल बचा होगा कहां? सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग्स में। नीचे आए 84.5 इनकम जो क्रेडिट हुई हुई है, ये कहीं फिलहाल बची हुई है कहां? पेरेंट की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में। जब आप कंसोलिडेशन करेंगे तो 84.5 कटेगा सर
किसके साथ? उस 130 के साथ जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स में आ रहा होगा। फिर कैसे कटेगा वो इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ। तो अब 3 फिगर्स को फाइनली जरा सर्कल लगा लो और बाकी को भी अगर क्रॉस करना तो कर। जी अब्दुल समद साहब, आपकी बात तकरीबन आबादी रह गई क्योंकि बात पूरी होगी। इस सिचुएशन में हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए कुछ नहीं करना। वजह ना पेएबल आ रहा होगा ना रिसीवेबल आ रहा होगा, लेकिन इस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और अगर चेंजेस इन इक्विटी की तरफ जाना है तो फिर वो इनकम्स और डिक्लेयर्ड ने बस करना। गोल्डन दोबारा ढूंढने जरा जिन्होंने लिख लिया। गोल्डन में हम सिर्फ क्या बना रहे थे, तो उसके एंगल से हमारी कंक्लूजन क्या थी? पढ़ ले। वहां मेरा ख्याल है मैंने मेंशन किया होगा कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल से कुछ नहीं होना, ये कंक्लूजन। और शायद मैंने बड़ा फोकस आपको किया होगा कि इनकम और डिक्लेयर्ड ने कटना है, तो आज वो सिचुएशन आ गई है, कटना है। ये कल क्या स्टोरी चल रही थी, जरा जेएल और एसएल ढूंढे, उसकी जरा फाइनल कंक्लूजन ढूंढे। वर्किंग्स में लिख लिया था शायद हमने, उसका क्वेश्चन भी ढूंढे जरा। वो डिक्लेयर हो गया था और सर जी डिक्लेयर हो गया था, पे नहीं हुआ था। डिक्लेयर हो गया था, पे ना होने की वजह से हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हालांकि बना रहे थे, स्टिल हमें क्या काटना पड़ा था? पेबल रिसीवेबल काटना पड़ा था। वहां भी अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बन रही होती है कल वाले सवाल में, तो क्या डिक्लेयर्ड और इनकम ने भी कटना था, लेकिन कब? प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी कर बना रहे। अब आई होप के बाद कुछ खत्म होगी जी। चले आगे, फिर बाद में डेफिनेटली इन फिगर्स को जो सर्कल लगाया हमने, इनका कंसोलिडेशन करते हुए कुछ सोचना है हमें। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, ओके, बल्कि सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट पॉइंट इंपेयरमेंट टेस्ट हो गया जी। An impairment has carried out at the year end as indicated goodwill has been impaired by। अब इस 10% की वर्किंग इस वक्त हम क्यों नहीं कर सकेंगे? अभी गुडविल नहीं है, लेकिन जब गुडविल आएगी तो फिर इसे याद रखना। इंपेयरमेंट लॉस की वर्किंग, बल्कि एंट्री लिख लेते हैं, अमाउंट रह जाएगी, कम से कम एंट्री लिखी हो ताकि एंट्री तो नजर आ जाए। क्या एंट्री बननी है? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड लॉस क्रेडिट 10 तो उसने कहा है, अमाउंट नहीं है, देयरफॉर फिलहाल अमाउंट की बेस पे एंट्री नहीं हो सकेगी। लेकिन जरा लास्ट लाइन पढ़ लें, ब्रैकेट बनवा दें। क्या फुल गुडविल मेथड है? एनसी विल बी। ये बेटा लास्ट टाइम में मेरा ख्याल है कि लिखा हुआ है, फुल गुडविल मेथड लिखा हुआ बेटा, लास्ट लाइन देख लें दोबारा, बल्कि सॉरी वो तो वैसे ही लिखी हुई जी। ठीक है, अमाउंट निकाल लेते हैं। आए जी, अब क्या करें? एनालिसिस ऑफ इक्विटी की तरफ आ जाए। अच्छा, वैसे इस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए गुडविल की जरूरत क्यों है? इंपेयरमेंट लॉस उसने बताया हुआ है, लेकिन अगर ये ना भी बताया होता तो इवन देन हो सकता है कि खुदा ना खासा गेन ही ना आया हो, और अगर गेन है तो उसने प्रॉफिट लॉस में आना है, तो ये वर्किंग शायद करनी ही पड़ती है, चाहे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो। कर लें वर्किंग, शुरू करें जी। अब 2 पेजेस मैंने कहे थे, मेरा ख्याल आप सेकंड पेज के मिड में होंगे। एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ एफएल
आए कोशिश करें कि अब ये गलतियां जो होती रही हैं लास्ट टाइम सोच के ना हो। पेरेंट है 65% एंड एनसी है 35%। स्टार्टिंग पॉइंट एट एक्विजिशन। अच्छा, फुल गुडविल मेथड एक थर्ड कॉलम के लिए जगह रखा करें, कोई नहीं याद रहेगा इंशाल्लाह, एक आध दफा गलती हो जाने में टोटल करने के लिए। एक्विजिशन डेट बताएं। रेडी? शेयर कैपिटल बताएं प्लीज, ढूंढिएगा फिगर्स, दे फिगर्स 2600 ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स होने की गिवन है किसकी, किस दिन की? फर्स्ट पॉइंट में ही सेकंड पैराग्राफ है शायद। 506.5 मिल गया। पेरेंट की भी तो दी हुई है, उसकी जरूरत नहीं हमें, यहां तक टोटल करना। इक्विटी का कोई और कंपोनेंट सवाल में दिया हो। 3106.5 जी ठीक है ठीक है। एंट्रीज में जाएं, एंट्रीज में जाएं, सरप्लस ढूंढें, 90 है, टिक लगाया करें। डेबिट को लगाएंगे या क्रेडिट को? क्रेडिट को। यहां तक टोटल करें 3196.5। डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो 2077.5 ठीक है, जो फिगर आ रही है वो लिखवाइएगा। 2077.73 राउंड ऑफ एरर इज नेसेसरी। 111 8.78 डन है सर। 7 आगे न जाए, यहाँ देखिए ओके। नेक्स्ट लाइन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढें। नहीं 1900 गलत है, 1900 में एक मसला है मेरे साथ सुने। एक मिनट सेंटेंस जरा कैंडी सही पड़ेगा। 900 क्या है? एक तो 900 दिया है, अगला सेंटेंस जरा सही पढ़े। 1 मिलियन रुपीज नॉमिनल वैल्यू पे इशू किए हैं या 1 मिलियन नॉमिनल वैल्यू वाले इशू किए हैं? एग्जामिनर ने सांस नहीं लेने देना कहीं भी। हो सकता है नॉमिनल वैल्यू पे इशू कर दी हो, नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन लिखा क्या हुआ है? 1 मिलियन रुपीज नॉमिनल वैल्यू वाले इशू किए हैं। एक सेकंड के लिए यहां तक, इससे पहले क्या क्या होता रहा, इसको फाइनल करने से पहले जरा रिवाइज करना। पेज नंबर 230 में पॉइंट नंबर 1 में आए, फर्स्ट सेंटेंस पढ़े। कितने शेयर्स कितने पे इशू हैं? 10 million shares having nominal value of 10 were issued at 24 having, लेकिन यहां उसने सीधे वो प्राइस बताई हुई थी जिस पे इशू किए हुए हैं। गोल्डन ढूंढना, पेज नंबर 221। सेंटर ऑफ द पेज, कितने शेयर्स कितने वाले कितने पे? 20 million shares having nominal value of 10 rupees per share issued at rupees 15 per share। लेकिन यहाँ पे एक और चीज में नोट कीजिएगा,
उस दिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताई थी कि आज उसकी बात होनी थी। 15 रुपए पे इशू किया है। देखिए जरा नीचे सेकंड, इससे अगला जो पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन, जीएल पेरेंट था, उसके एक शेयर की मार्केट वैल्यू एक्विजिशन डेट पे थी क्या? 25। दोबारा पढ़े जरा सेंटेंस, 25 क्या था ये? किस दिन? तो 25 मार्केट वैल्यू थी, लेकिन इशू उसने 15 पे किया था। निगोशिएशन के रिजल्ट में कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 15 पे इशू किया था या 25 पे? इसलिए हमने 15 की बेस पे वर्किंग की थी, क्योंकि उसने बता दिया था। अब आए जरा पेज नंबर 233 पे। पहले तो जरा दोबारा हैविंग नॉमिनल वैल्यू को जरा फाइनल करना है। ये 1000 मिलियन रुपीस के शेयर्स हैं तो सही, लेकिन हैविंग नॉमिनल वैल्यू है, इतने पे इशू किए नहीं है। कर भी सकता है, मतलब अगर इस तरह हो जाए इश्यू ऑफ शेयर्स एट नॉमिनल वैल्यू 1000, तो ठीक है, अगर उसने कह दिया फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ 1000 मिलियन रुपीस के नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स इशू हुए हैं। अब हमें नहीं पता लग रहा कि ये इशू शेयर हुआ कितने पे है। तो अगर इंफॉर्मेशन ना मिले कि कितने रुपए पे इशू किए, तो फिर डेफिनेटली हम शायद यही अज्यूम करेंगे कि मार्केट वैल्यू पे इशू हुए, अनलेस वी हैव अदरवाइज इंफॉर्मेशन। तो इससे अगली लाइन में जाए जरा, एक शेयर की मार्केट वैल्यू ऑफ द पेरेंट कितनी है? दोबारा जरा गोल्डन में जाए, वहां 25 क्यों नहीं लिया, और यहां वही 16 हम ले रहे हैं। उधर उसने बता दिया है कि 5 रुपए प्रीमियम पे इशू है, तो 15 रुपए पे इशू किया गया होगा। यहाँ लेकिन अब वो बता नहीं रहा कितने पे इशू किया है, ये तो बता रहा है कितने नॉमिनल वैल्यू शेयर इशू किए हैं, लेकिन कितने पे इशू किए हैं अगर नहीं पता, तो हम एक्विजिशन डेट की मार्केट वैल्यू लेंगे पेरेंट वाली। ये पेरेंट ने शेयर इशू किए अपने या सब्सिडी ने? तो ये भी जरा सही देखें, सब्सिडी की मार्केट वैल्यू लें एक्विजिशन डेट, या पेरेंट की मार्केट वैल्यू देने एक्विजिशन डेट। अब पेरेंट की इस वक्त बात हो रही है। इससे आगे जो 13 एक दिया होगा, 13 भी है शायद, 13 क्या है, इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है? फेयर वैल्यू फैंसी निकालते हुए फिर सब्सिडी की शेयर की वैल्यू चाहिए होती है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि अगर आपको सही कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें याद करवा दूं। तो देयरफॉर क्या वर्किंग करें अब आए एनालिसिस ऑफ इक्विटी में, क्या वर्किंग करें? 900 लिखें, 900 लिखें प्लस, ना 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 ना, पहले 1000 का भी कुछ करना पड़ना है। 1000 नॉमिनल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 10 करें, ताकि पहले शेयर्स आए, और मल्टीप्लाइड बाय 16 करें। ये सीधा 1000 इंटू 16 क्यों नहीं, वो 10 से पहले ही मल्टीप्लाई हुआ हुआ, तो 26 पे पहुंच जाना इससे। तो 1000 डिवाइड बाय 10 से शेयर्स आएंगे, और मल्टीप्लाइड बाय इसके साथ 16 के साथ लिखना जरा, ये क्या था? फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ पीएस एट एक्विजिशन। बहरहाल ओके प्लीज सारा, एनी कंफ्यूजन? ये आंसर बता दे फाइनल, सॉल्व कर दे, 2500 हो जाएगा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो गए? इधर इसका सेल जरा चेंज करना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हो गए प्लीज जी। अगली लाइन में पहले क्या करें, फेयर वैल्यू फैंसी की वर्किंग काफी दफा होगी हुई है, खुद से जरा ट्राई करें, एक बार इंडिविजुअली सोच के जरा करें। ये वाली तार बड़ा खतरनाक है, अभी अटक सकती है, इसके ऊपर से गुजार लो, वो ज्यादा मसला है, थोड़ी सी है वैसे, हो सकती है मैडम, नीचे रहने दो, लेकिन कर लेंगे। ये फेयर वैल्यू फैंसी की वर्किंग करवाएगी।
2600 डिवाइड बाय 10, 260 मिलियन शेयर्स हो देंगे इंटू 35% इंटू 13, आंसर आएगा 1183। एक सेकंड यार रुकिएगा, मेरे क्वेश्चन पूछा गया सर, लेकिन ये भी इतना क्लियर तो नहीं लिखा हुआ कि फेयर वैल्यू पे इशू है। अगर मैं कहूँ कि ये लिखा ही नहीं हुआ कि किस पे इशू है, तो मेरा ख्याल है मैं मतलब बताइए पढ़ के, ये बताया हुआ कि फेयर वैल्यू पे इशू है या नहीं, यही तो मसला है। 1000 मिलियन पे इशू है। सारा मेरा पॉइंट ही बेटा ये है कि क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि कितने पे इशू है, तो देयरफॉर मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि पेरेंट ने कितने पे इशू किए होंगे, कितनी उनकी मार्केट वैल्यू। ठीक है, आपको समझ सकते, ये भी क्लियर नहीं है सर, यही क्लियर नहीं है कि कितने पे इशू है। जी वाइंड अप करें जी, क्या निकलेगा क्या निकलेगा, सॉल्व करें, सॉल्व करिएगा, सॉल्व थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए, जरा चेंजेस इन इक्विटी बनानी पड़नी है। आंसर बताइएगा। 422.37 या 27 और ऑपोजिट साइड 64.22। टोटल्स कैसे करेंगे जरा करवा दें। नहीं वो तो सारा कर लिया करें राइट साइड 3196.5 2500 1183 और डेफिनेटली टोटल गुडविल 486.49। इन दोनों का सम कीजिएगा 2500 जमा 1183 जी 3683 3683। किसी का इशू करें उसकी वजह बेटा ये है कि ऊपर मैं जरा सही कर लेता हूँ। आपने 3196.49 बनाया या 51 बनाया, 51 बनाया। इस साइंस को रहने ना दे। 486.49 अप्रोक्सीमेटली क्या है जी, बिल्कुल सही है शाही साहब, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक बार जरा बात जरा सही तरह यहाँ कंक्लूड करना है। ये टोटल करना कंफ्यूजन तो नहीं हो रही प्लीज, रोज में मैंने इकट्ठा किया जी सर जी, इससे आगे चलाएं यार, जाने दें यार, सेंस वाली वर्किंग होगी यार, बट टिल द एंड ऑफ टिल द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर तो होगी ना। एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है, अगर एक्विजिशन पिछले सालों में होती तो ये वर्किंग होनी थी कहां से कहां तक, सिंस एक्विजिशन टिल द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, लेकिन यहाँ होगी क्यों नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं और एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर। ओके सर, लेकिन एक एंट्री की तरफ मुझे लेके जाया जा रहा है, इम्पेयरमेंट की अब एंट्री फाइनल हो सकती है, आज उसको कंप्लीट करके आगे चलते हैं। गुडविल की अमाउंट आ गई है 486.49 यार, ना कर ऐसे गलत हो जाएगा 489 बेटा वो 50 कह रहा है यार, तो 49 आंसर है यार। वो भाई जरा मेरे नजदीक बैठा हुआ है, वो मेरे से जरा इन्फ्लुएंस हो गया, गलत बातें शुरू हो गई। 486 यार 486.49 मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू 48.65, देखो बराबर हो गया 48.65। एनसी विल बी इफेक्टेड वाई यार, फुल गुडविल मेथड है यार। अब क्या करें यार, अब क्या करें मेरे भाई, सवाल तो भी शुरू हो रहा है, क्या बनाएं क्या बनाएं, तो अपने लॉस स्टेटमेंट में फॉर्मेलिटी पूरी करें। 48.6 फाइंडिंग जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सारे इकट्ठे प्लीज, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर। और बेटा इम्पेयरमेंट डेप्रिसिएशन नहीं होती यार सर, ना किया करो यार इसका। रुके जी सर, गेम फिर ऑन होगी।
इंपेयरमेंट 10/12 नहीं होगी? इंपेयरमेंट 10/12 नहीं होगी। ये तो बेटा एक सेंटेंस में लिखा, पॉइंट नंबर 6 पढ़े। ये इंपेयरमेंट टेस्ट किस दिन हुआ है? ये पूरे साल में इंपेयरमेंट टेस्ट होता रहा है, ये आखिरी दिन इंपेयरमेंट टेस्ट हुआ है? आखिरी दिन की बेटा ये एंट्री है, आखिरी दिन ये हुआ है। तो 10/12 कब होता है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर यार। ना कभी जिंदगी में बेटा पहले किया है, और ना ही काइंडली ऐसे करें यार। ईयर एंड पे बेटा प्लीज लॉस आया, ठीक है जी सर। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट प्रेजेंट लिमिटेड ग्रुप ना करें प्लीज, कंसंट्रेट करें। है प्रेजेंट लिमिटेड ग्रुप आगे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड for the year ended 30 June 17 rupees in millions. ये सारी फिगर्स काइंडली पहले बनवा दें प्लीज, बाद में आराम से लिखिएगा, बोर्ड से देख के मत इस तरह लिखना शुरू हो जाएगा, पहले सवाल में से ढूंढ लें। सेल्स की ब्रैकेट बनवाएं 2060 प्लस 15 इंटू 10/12, नीचे जाएगी -100 -60 लिखे। ये 60 वाला पॉइंट नंबर बताइए, 0.4, ठीक है माइनस हुआ। ये तो 100 है, सेल तो 100 है, 40% रिटर्न हो गई है, एक्सेप्ट ही नहीं हुई। तो फाइनली व्हाट इज द सेल? 60। ये कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करें, करवाएं, शुरू करवाएं। 1300 प्लस 846 इंटू 10/12 -60 तो करवाएं। अब वर्किंग में जाएं, नहीं यार उन्होंने प्लस एक अमोर्टाइजेशन भी है, लेकिन वो किसकी है? ब्रांड की है। तो ब्रांड फैक्ट्रीज में या शायद सेलिंग एडमन में। ब्रांड का मकसद, ब्रांड से क्या फायदा होगा? चीजें बिकना या चीजें बनना? नॉर्मली बनना या बिकना? बिकना, तो सेलिंग एडमन में आएगी। ब्रांड फैक्ट्रीज में चीजें बेचने के लिए शायद ब्रांड्स हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके साथ कहीं ब्रैकेट में लिखे जहां अमोर्टाइजेशन हमने लिखा कि अमोर्टाइजेशन ऑफ ब्रांड को फिर अब कहाँ होना चाहिए? सेलिंग एडमन में कहीं होना चाहिए। ये वहीं नोट कर लीजिएगा ब्रैकेट, अगर प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं तो अमोर्टाइजेशन ऑफ ब्रांड। लेकिन एक एडजस्टमेंट है, +3 मिल जाएगा किस चीज वाला? आंसर 19 ग्रॉस प्रॉफिट सॉल्व कर दें जी मिस्टर नुमान फ्रेंड। व्हाट इज अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? 1322। साथ रहना प्लीज।
आगे बताएं क्या लिखा हुआ है। सेलिंग एडमिन चले लिखें। सेलिंग एडमिन लिखा है 350 प्लस 225 इन 10 by 12। यहाँ पे 2-3 एडजस्टमेंट होने 7.5 क्या मिला है, एक चीज होने 48.65 क्या है ये 48.65 यार, इसमें तो एनसी का भी हिस्सा है, वो एंड पे आ जाएगा, वो एंड पे आ जाएगा। आने दे सर, गेम ऑन है। अब लॉस क्रेडिट ठीक है, चल अच्छा किया आपने बोला, एक लॉस क्रेडिट होने। अब लॉस क्रेडिट को कहाँ एडजस्ट करें? मेरा ख्याल है गेन और डिस्पोजल में इसलिए करें क्योंकि वो पहले नेट हुआ, कोई इशू नहीं है, अभी कर देते हैं, करेंगे वही जो आप कहेंगे। लेकिन शायद आपका क्वेश्चन इस वक्त ये है कि सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में रिवर्स करें या कहाँ करें। तो मैंने आपसे कहा सेलिंग एडमिन में भी हो तो सकता है, लेकिन वो शायद पहले यहाँ मौजूद है नहीं। सेंटेंस ढूंढेगा जरा, गेन ऑन डिस्पोजल नेट, शायद लॉस पहले इसके अंदर मौजूद है, तभी ठीक कर लेते हैं, बल्कि आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह जैसे वो ठीक हो। ये आंसर बताएं, और यार आंसर बता दें यार, 593.65 ब्रैकेट लगा दो इसे, आगे बढ़े सेलिंग एडमिन से। नहीं, अब देख ले जो तरतीब चल रही है उसी तरतीब में चल रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इनकम है या गेन है? इन्वेस्टमेंट इनकम है, इंटरेस्टिंग पॉइंट। इन्वेस्टमेंट इनकम की गिवन फिगर छोड़ दे लिखना, 190 प्लस 50 पॉइंट नंबर बताएं, पॉइंट नंबर 2 बताएं, प्लस 50। मेरी सजेशन देखें बोर्ड पे, प्लस 50 लिखें लेकिन माइनस 50 कर दें। अगर बिल्कुल लिखेंगे तो बाद में कंफ्यूज होंगे क्या हुआ, लेकिन अब ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैंने किया क्या, प्लस तो मैंने किया है लेकिन माइनस क्यों कर दिए? सारा फ्री है, देख लें आपकी मर्जी क्या करना है। इसे लेना है या नहीं बस ये बता दें। नहीं लेना, कैसे ना लें? मेरा ख्याल है प्लस करके माइनस करके एक छोटा सेंटेंस लिखना, प्लस करके माइनस पे लिखना है 100% फ्री, तो शायद या 0 प्लस 0 करके, लेकिन वो 50 पे नजर नहीं आएगा। लेना है या नहीं? बिल्कुल ही नहीं लेना। जरा 10A ढूंढे, जरा 10A में तो आपने 2600 पूरा ले लिया था, ढूंढे वहां पूरा क्यों लिया, यहाँ पूरा ही क्यों छोड़े? वो सारा कोर्स था, ले लिया, ये सारा फ्री है, लेना ही नहीं। फाइनल हुक्म कर दें, कैसे ना लें? ना लिखें, जिसका जो दिल करता है वो जल्दी से करे, लिख के काट दो। नहीं मैंने लिख के काटा है, लेकिन जरा डिसेंट वे में ताकि सबक खराब ना हो। -50 का मीनिंग बताए, 100% फ्री। डेफिनेटली इसे कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। डन है सर? लेकिन फिर दोबारा वहीं जाएं, अपनी वर्किंग्स में जाएं, डिविडेंड इनकम जहन में लाएं, एक सर्कल जहन में लाएं। बड़े अरसे से आप इस अमाउंट का कुछ करना चाहते थे, इनकम नहीं काटनी सर जी, इनकम नहीं काटनी, वो वक्त आ गया सर। 190 सोचें, 190 में 84.5 इनकम होगी? नहीं बेटा, 130 में हरगिज नहीं होगी, गलती से सही होगी फिगर। 190 पेरेंट की इनकम है, पेरेंट की इनकम 130 में होगी। कहाँ 130, कहाँ है 190? मत इतने जज्बाती हो, 130 भी आना है अभी, वो 130 कहाँ है? आ रहा है, आ रहा है, आने लगा है। 190 ढूंढे, क्या है, क्या है, क्या है? 84.5 क्या ढूंढने के कह रहा हूँ? पेरेंट की है अदर इनकम, पेरेंट की अदर इनकम फ्रॉम सब्सिडरी इसके अंदर शामिल होगी, तो क्या करें? माइनस करें। लेकिन माइनस करने से क्या एंट्री शुरू हुई है? ये
इनकम डेबिट हुई, अभी इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ मुझे करवाना है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड क्रेडिट, तभी डिविडेंड इनकम डेबिट आपने करवा दी है। दूसरा इफेक्ट अभी इसका रहता है। प्री कैसे जज करेंगे? अली जब्बार साहब का हुक्म आया सर, 50 ढूंढने नहीं, प्री कैसे जज करेंगे? अली जब्बार साहब एक्विजिशन डेट बताएं। पॉइंट नंबर 2 है जी, 1 सितंबर एक्विजिशन डेट है, अगस्त की इनकम है, कैसे जज करें? एक्विजिशन से पहले की इनकम है यार। ठीक है मिस्टर शाहिद एंड मिस्टर अली जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई और इशू तो नहीं है बेटा? इस तरह ना किया करें, साथ साथ ही चलते आप लोग। मिस्टर अली जब्बार ऐसे ना किया करें यार, जब भी कभी मैंने पूछा ओके हो गया, कभी आपका आंसर नहीं आया और एक खतरनाक सवाल आ गया, कैसे जज करेंगे एक्विजिशन से पहले और एक्विजिशन के बाद है? जी मिस्टर शाहिद। वन 175 डिविडेंड डिक्लेयर्ड का क्या होगा? ढूंढे जी 175। 175 डिविडेंड का क्या होगा? बहुत कुछ होगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं। कहां होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स में बेटा जरूर होगा। क्या है 175? डिविडेंड डिक्लेयर्ड है। तो प्लीज बेटा अभी बहुत कुछ नजर आ रहा है, लेकिन वो कहाँ आना है, यही तो असल चीज है। हर चीज को एक ही जगह एडजस्ट कर दें, जो चीज आएगी उसको वहां एडजस्ट करेंगे। Y84.5 इज डिडक्टेड फ्रॉम दिस इनकम। पेरेंट की इनकम है, कहां से? इंटर कंपनी इनकम है, लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट अभी मुझे आपने याद करवाना है। अब मैं सस्पेंस नहीं छोड़ा, आपको पता है कि वो कहां है, आंसर बता दें। 105.5 पॉजिटिव क्यों छोड़ दिया मैंने? आगे चलें, एक और फिर चैलेंज आ रहा है, गेन ऑन डिस्पोजल। गेन ऑन डिस्पोजल की फिगर लिखवाना शुरू करें। 35 सब्सिडी में, सब्सिडी में यार नहीं है। अब ढूंढे इसमें कोई एडजस्टमेंट है हमारी? इस गेन ऑन डिस्पोजल नेट में कोई एडजस्टमेंट है हमारी? है यार, इसी में तो है। गेन ऑन डिस्पोजल नेट में कोई एडजस्टमेंट है? कौन सी वाली? लॉस वाली। तो ये सही बताए कि क्या होना है, यकीनन वो छा जाए। और लॉस कम हो रहा है, लॉस क्रेडिट हो रहा है, लॉस कम हो रहा है, गेन बढ़ जाएगा। सोचे जरा, इस गेन के अंदर 35 में पहले क्या लॉस लेस हुआ होगा, जिससे गेन कम हो गया होगा? अब लॉस वैसे भी सोचे जरा, क्रेडिट हो रहा है, लॉस क्रेडिट होने से लॉस कम होके गेन बढ़ने का मतलब प्लस करूं या माइनस? वाई प्लस पूरा बोले। लॉस कम होके गेन बढ़ जाएगा, तो गेन में लॉस की एडजस्टमेंट क्यों कर रहा हूं? पहले इसी में हुई भी है, इसी में हुई। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से प्लस समझ आ गया? आंसर बताइए। जाने दें यार, 24 बनता है। 46 पॉजिटिव या नेगेटिव? वाई पॉजिटिव, गेन है। चलते जाएं, कहां पहुंचे हैं? नहीं बेटा टैक्स तक नहीं पहुंचे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचे। नहीं, हेडिंग्स भी तो पूरी करनी है। अब ये ना करिए कि एग्जामिनर नहीं बनाई, वो बनाए ना बनाए, हमने तो बनाना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, लेकिन मेरा ख्याल वो कंपल्सरी शायद नहीं होता था, या कोई आदत है कंपल्सरी लिखने की? अगर है तो कहाँ लिखेंगे वैसे? नहीं, कहाँ लिखेंगे? मेरा ख्याल है यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, अगर फाइनेंशियल चार्जेस नहीं है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही होता था। ये आंसर बताइए। 879.85। अब में से मेजोरिटी लोग सही कंसंट्रेट नहीं कर रहे, क्यों सर साहब? मैं सही कह रहा हूँ? नहीं यार, मैं गलत कह रहा हूँ। आप कर रहे हैं, आप कंसंट्रेट कर रहे हैं।
सैलरी साहब हमेशा की तरह परेशान है, पता नहीं कहाँ कॉस्ट पड़ी है, कहाँ एफ पढ़ना शुरू हो गया। इन ट्रांजिट थे रस्ते में, कॉस्ट इन ट्रांजिट, लैंडेड इन एफ फिगर सॉल्व होगी। सैलरी साहब जब तक आप ये परेशानी खत्म नहीं ना करेंगे, मैंने आप पंगे लेते रहने। मैंने भी सोच लिया, आपका नाम मैंने याद कर लिया, एक जान मोहम्मद साहब है और एक सैलरी साहब है, अपडेट डन है। जब तक आपका लेक्चर पेंडिंग रहने हैं, मैंने करते रहने का। F2 में आप कह रहे थे लेक्चर पेंडिंग नहीं, क्या है? अच्छा 3 है बस, सिर्फ 3 ही है, कंसोलिडेशन का तो नहीं है, बस ठीक है। टैक्स की फिगर्स लिखो 130 और ध्यान दे 130 और यार वर्किंग करवाओ ना यार। 80 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाय आंसर 130 प्रॉफिट ऑफ टैक्स 749.85। नेक्स्ट एट्रीब्यूटेबल टू, एट्रीब्यूटेबल टू पे इकट्ठे हो रही ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली सारे फाइनल है 749.85। जी वर्ड्स लिखें, ऑनर्स ऑफ पेरेंट, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली यहां तक बता दीजिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रही। अच्छा वंस अगेन आपको यहाँ फुल अभी सोचना पड़ना है, अभी गेम शायद असल अब शुरू हुई है, लेकिन ये जितने भी काम हैं हम कर चुके हैं, लेकिन कुछ है फेजर्ड हुए हैं, तो मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस में लेके जाऊंगा, आपने में साथ रहना है। स्टार्टिंग पॉइंट एनसी का क्या होता है? सब्सिडी का प्रॉफिट ढूंढ के बताएं, कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहली दफा नहीं करे आप काम। जल्दी से सवाल नंबर 23 ढूंढना, सवाल नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर बताएं, काफी पीछे है, 177 बताया जा रहा है। इस सवाल को जरा देखें, आपको शायद याद आए, आपने अपने हाथ से प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कैलकुलेट किया था, कैसे? गिवन फिगर्स की बेस पे, वर्किंग्स में आए, किसका प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं हम, गिवन नहीं है, थोड़ा सा लिख के करवाएं, प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी वर्किंग्स बनाए, वर्किंग बनाए, प्रॉफिट ऑफ एफएल। सर क्वेश्चन नंबर 23 माय डियर, देख के वापस आए। जी सर फिगर्स बोले, 1524 माइनस 846 माइनस टू प्लस p माइनस 60 इज इक्वल टू 443। क्या किया ये हमने, किसका प्रॉफिट नहीं था, तो स्टार्टिंग पॉइंट सब्सिडीज प्रॉफिट 443, लेकिन गेम स्टिल ऑन। दोबारा अपने सामने अब रजिस्टर में आंसर ढूंढे 10A का, 10A का रजिस्टर में आंसर, रजिस्टर में आंसर, नो 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 पेज नंबर 221, रजिस्टर में आंसर का पेज नंबर कैसे हो सकता है? रजिस्टर का आंसर, क्वेश्चन अगर सामने रखना है तो रख लें, पेज नंबर बताएं क्वेश्चन का, रख लें जरा 167, सही तरह रिवाइज करें जी, अलग फिर इस वक्त टाइम है 167। एनसी की वर्किंग हो रही है, सवाल में से और रजिस्टर में देखें स्टार्टिंग पॉइंट क्या था सब्सिडी का प्रॉफिट मिल गया, एनसी की वर्किंग हो रही है, माइनस 2600 हुआ था, क्यों? सही नहीं आंसर आ रहा, क्यों क्यों क्यों? ये सारा पोस्ट था,
एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर थी, 4/12 होना था, लेकिन इसको इसलिए निकाला था, ये सारा पोस्ट था, टाइम बेसिस पे कन्वर्ट करने के लिए इसको निकाल दिया था, और दोबारा इसको आगे ढूंढने जरा 2600 फिर जमा भी किया था। पहले माइनस क्यों किया, बाद में जमा क्यों किए? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से आने तो थे, लेकिन 4/12 होकर नहीं 100% आने थे। ओके, अब यहां मसला उलट है। रिलैक्स रिलैक्स, वापस आए। 443 क्या है? सब्सिडी का प्रॉफिट, इसमें 50 है, अभी वर्किंग की आप लोगों ने, उन्होंने 150 लिया, से 50 लिया है, क्यों लिया है? सब्सिडी की इनकम है, सब्सिडी की इनकम हमने ली है, लेकिन क्या ये सारी प्री एक्विजिशन है? माइनस क्यों किया है मैंने? माइनस क्यों किया है? ये तो कंसिडर ही नहीं होनी, प्री एक्विजिशन है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 10/12 क्यों कर रहा हूं? मत करें इस तरह, मत करें, कोई फायदा नहीं इसका। 443 बताएं क्या है? सब्सिडी का 12 महीनों का प्रॉफिट है, 12 महीनों का, 12 महीनों का प्रॉफिट है। 50 को तो आना ही नहीं है। अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर हो तो क्या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में शेयर होते हैं या प्री में? पोस्ट एक्विजिशन में, तो 50 तो आना ही नहीं है। बाकी जो बचेगा उसने भी 10/12 होना है। ये 50 जो मैंने माइनस किया है बाद में आएगा, आया तो है 2600, वहां अगर पोस्ट था तो माइनस क्यों किया है? टाइम बेसिस में कन्वर्ट करने के लिए माइनस किया है, बाद में सब पूरा पोस्ट कंसिडर कर लिया है, यहाँ माइनस कर दिया है क्योंकि इसे आना ही नहीं। तो इसको निकाल के जो प्रॉफिट्स आएंगे और 10/12 है, और बाद में इस 50 ने अब कंसिडर ही नहीं होना। इट इज, व्हाट इज इट? इट इज 100% पी। उसमें और इसमें डिफरेंस समझ आता है क्या? ग्रुप बनने के बाद प्रॉफिट्स में शेयर मिलता है पेरेंट और एनसीई को, ऐसे ही है, लेकिन वहां भी माइनस किया, यहां भी। वो तो पोस्ट था, माइनस इसलिए करना पड़ा कि वो 100% पोस्ट था, टाइम बेसिस नहीं होना था। यहां माइनस इसलिए किया है क्योंकि कंसिडर ही नहीं हो। अब ओके प्लीज आगे बढ़े, अभी कंप्लीट करवाएं, मत लिखा करें इस तरह। यहां तक होगी वर्किंग, अब कहां जाएंगे? वर्किंग में जाएं, कौन सी एंट्रीज ढूंढेंगे? ध्यान से ढूंढिएगा। +7.5 प्लस या माइनस? यार कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रही है, प्रॉफिट कम हो जाएगा, अब प्रॉफिट में एडजस्टमेंट हो रही है। आगे बोलें। -3, ये क्या है? 7.5 ब्रांड की अमोर्टाइजेशन। 3 क्या है? सब्सिडी ने चीजें बेची थी। एक और ढूंढे। 48.65 क्या है? इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल में एनसी का शेयर आना है। मैंने तो सब कुछ लेस कर दिया है। उसके बाद अब ब्रैकेट के बाहर 35% आ जाना है, रादर देन के सबको इधर बस 35% करें, एक ही दफा मल्टीप्लाइड बाय एनसी शेयर कर लें। आंसर बताएं। 93.92। पूरी बात समझ आ गई है? नोट करें, फाइनल करें। ये वर्किंग का नहीं कर दीजिएगा, फिगर सही? 35% जो बनता। सर एनसी को पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव, कैसे पता चलेगा एट्रीब्यूटेबल की वर्किंग में? ये बात किसी को पता है जी?
शाहिद साहब इस कंसोलिडेशन को रहने दें, ये हमारी गलत वाली कर लें। ये बेटा जो आ रहा है बस वो आ रहा है यार, इस हद तक खतरनाक। शाहिद साहब जाना दे गुस्सा यार। डेफिनेटली सर, अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है तो फिर एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, सब्सिडी की जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है उसका फिर प्री और पोस्ट में कन्वर्ट होना है और पोस्ट एक्विजिशन में उसने ऐड होना है। ठीक है जान मोहम्मद साहब, बात तकरीबन ठीक है। जी शाहिद साहब ठीक है सर, ये फिगर जो आ रही बस आ रही है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ बात हुई है कभी जिंदगी में? ये डिफरेंस है जी पेरेंट शेयर, कैसे आए ये शेयर? 655.93। शाहिद साहब डालने सर, कोई स्टोरी नहीं बेटा जो आप जिस कैलकुलेटर पे जो फिगर आई है सिंपली वो है 749.85 बनता है। चलिए सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, रिमेनिंग हाफ रहता है बी रिक्वायरमेंट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कौन सी रिक्वायरमेंट होगी? बी रिक्वायरमेंट पे क्या करना है? क्या करना है? अगर मैं आपसे कहूं रिक्वायरमेंट देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के सीआरई और एनसी के कॉलम्स अगर बना लें तो जो फाइनल क्लोजिंग आना है उसकी बात हो रही है, तो जरा सोचें, जरा पढ़कर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंसोलिडेटेड या सेपरेट, कि कौन से कॉलम्स अगर हम बना लें, प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है, रादर देन के सारी एंट्रीज दोबारा सीआरई एनसी के एंगल से लिखें और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ज़हन में लाएं और वर्किंग शुरू कर दें, सीधा अब क्या कर लें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनी हुई है, फॉर द ईयर का शेयर आ गया है, बाकी अगर हम ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं चेंजेस इन इक्विटी के कॉलम में है या नहीं है वो सोच लें, तो इंशाल्लाह क्लोजिंग आ जाएगा। तो क्या रिक्वायर्ड है? क्या रिक्वायर्ड है? सीआरई और एनसी के फिगर्स रिक्वायर्ड है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ। कौन से कॉलम? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कौन से कॉलम्स बना लो? सीआरई एनसी। हजम हो रही की बात? सीडीज ले जाना है ना या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड? एनी कंफ्यूजन? ये मैंने बीच में बातें करते हुए एक और बात की है, आप अभी बात करते करते मैंने एक और तरीका भी बताया, किसी को पता चला? सिर्फ ये भी तो हो सकता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो, लेकिन उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ना है, वो सारी एंट्रीज जो हमने प्रॉफिट लॉस के एंगल से लिखी हुई है वो सीआरई एनसी में डिस्ट्रीब्यूट करके वर्किंग करनी पड़नी है, तो वो ज्यादा टाइम वेस्टिंग भी हो जाना और शायद हमारा दिल भी नहीं मानना। जी सॉरी, 30th जून 70। बल्कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट भी की है कि जिन क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मांगी हो और चेंजेस इन इक्विटी ना भी मांगी हो तो वर्किंग्स में जाकर बना लो, इन दोनों स्टेटमेंट्स को लिंक करने वाली चीज चेंजेस इन इक्विटी है। करें जी स्टार्ट। अब बहुत सी गलतियां होंगी लेकिन शायद आज खत्म करते हैं। स्टार्ट कहां से लें? इस तरह मत देख के लिखें, इस तरह मत करें, टाइम वेस्टिंग है। स्टार्टिंग पॉइंट कहां से शुरू होगी? एक्विजिशन डेट से या स्टार्टिंग डेट से? ओपनिंग डेट से, सॉरी 16, सब छोड़ दें। ओपनिंग सीआरई की फिगर आती कैसे है? कुछ वर्ड्स दोबारा देख के आज सेट करने की कोशिश करता हूँ, ढूंढने कहीं क्वेश्चन नंबर 12 के नीचे, बहुत पुरानी बात होगी यार, ढूंढने आज एक दफा पढ़ लेते हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि जुबानी जहन में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में जब पहली दफा आपने मेरे चेंजेस इन इक्विटी बनवाई थी तो उसके नीचे आपने अंग्रेजी में कुछ लिखवाया था,
जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ रहेगा, रजिस्टर में आप ढूंढ रहे हैं। जी स्टार्टिंग पॉइंट बोलो, इसको जरा शॉर्ट वर्ड्स में अगर कर लें तो रिटेन्ड अर्निंग्स और पेरेंट के ब्रॉड डाउन की बात हो रही है। नो सीआरई, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट के ब्रॉड डाउन की बात हुई है। बाकी आगे जो लिखा है वो बाद में पढ़ेंगे। एक उंगली वहां रखें, सवाल में वापस आए और बुक में से सवाल ढूंढें। क्या ढूंढने लगे अब सवाल में? पेरेंट की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ढूंढने लगे। ये जिस तरह आपने शुरू किया ये जुल्म है। जो नजर आए वही होगा, तो पहले नजर आ गया वही होगा। नहीं नहीं, मेरे फोकस 1996 ढूंढे। ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है। हमें किस दिन की चाहिए? नीचे है पॉइंट नंबर 1 की सेकंड लाइन 1671 की बात हो रही है। नो नो नो, ये 1 सितंबर की है। हमें किस दिन की चाहिए? अब जहन में रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट का एक लेजर बनाए। 1996 ढूंढे दोबारा, ये क्लोजिंग है। अगर इस साल का पेरेंट का प्रॉफिट मिल गया और इस साल का पेरेंट का डिविडेंड मिल गया तो रिवर्स करके पेरेंट का ब्रॉड डाउन आ जाएगा। हाँ, एक वर्किंग के बाद क्या ढूंढने लगे हैं? वर्ड्स बोले प्लीज, क्या ढूंढने लगे हैं? यहाँ चेंजेस इन इक्विटी बनाने लगे हैं, उसके लिए जगह छोड़े। नीचे आए, चेंजेस इन इक्विटी के लिए जगह छोड़ दें, नीचे आए, हेडिंग बताएं क्या बनाने लगे? रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट, या वर्किंग्स में चले जाना, वहां चले जाए, लेकिन साफ सुथरी वर्किंग कहीं। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट, जिन लोगों ने जेल सॉल्व किया कल वाला, आपने एक लेजर बनाया होगा यार, ये तो रिवीजन हो जाएगी यार। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट पीएल, लेजर हेल्पफुल रहता है, शायद बनवाए। क्लोजिंग कितना? ये सारा डिविडेंड्स का मसला आपका हल होने वाला थोड़ी देर में। फुल कंसंट्रेट करिएगा, कौन सा डिविडेंड कहाँ, कौन सा कहाँ, कौन सा कहाँ। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर पेरेंट का ढूंढना है, नहीं गिवन है मेरे को। प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है पेरेंट का, जल्दी से वैसे ही करें जैसे सब्सिडी का किया था। पेरेंट का प्रॉफिट गिवन नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। वर्किंग करना है, लिखते हैं, फिगर्स नोट करना। 2060 माइनस 1300 माइनस 350 प्लस 190 प्लस 35 माइनस इज इक्वल टू 555। यार इस 190 में पड़ा 190, इसमें तो वो डिविडेंड इनकम है, उसने तो कटना है, सेपरेट में नहीं कटना। इस 35 में तो एडजस्टमेंट है, सेपरेट में नहीं है, कंसोलिडेशन में। ये क्या किया हमने? सेपरेट प्रॉफिट निकाला, उसी तरह दोबारा पेज 177 ढूंढे, उसी तरह 177 था, क्वेश्चन नंबर 23 177। पेरेंट का प्रॉफिट भी निकाला था यार, बी रिक्वायरमेंट के लिए निकाला था यार। यार 28, यार 28 28 28 28 याद नहीं है यार, काफी अच्छा पहले किया था, लेकिन गिवन नहीं था वहां। जी सर, वापिस आए, डिविडेंड लिखवाएं। ये तो कट गया यार, ये कहीं नहीं कटना, ये एज इट इज ही रहना है, ये कंसोलिडेशन में भी नहीं कटना। 175 ब्रॉड डाउन लिखवाएं,
एक्विजिशन डेट की बात कर रहा हूं या ब्रॉड डाउन? ब्रॉड डाउन बताएं। 1616 जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बात समझ आई? वन सिक्स खत्म हो गया सर। आए चेंजेस इन इक्विटी की तरफ। ना 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 अभी बात खत्म नहीं हुई, जज्बाती हो रहे हैं। 1616 अभी क्या आया है? ओ 100% ब्रॉड ऑन पेरेंट। वापिस उस सफे पे जाएं जिसपे मैंने कहा था उंगली रखें, रजिस्टर में वहां जाएं। 100% ब्रॉड डाउन पेरेंट अभी आया है। आगे ठीक है वो शायद, लेकिन अभी कर लें। अगले वर्ड्स पढ़ें और ये याद करवाएं ये फिगर आती कहां से है। एनालिसिस ऑफ इक्विटी में आए, सेंस वाली वर्किंग में आए। ये कब नहीं होगी? अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है, एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स अप टू द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जीरो हो गए। एक और दफा वापस जाएं, प्लस माइनस एडजस्टमेंट अप टू द बिगिनिंग ऑफ पीरियड कब होगी? जब एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर की बजाय पिछले पीरियड्स में होगी। तो कौन सी दो चीजें जीरो हुई हैं? वो और वो ना कह दीजिएगा, बोले बोर्ड में देख के बोले पहला जीरो क्या है। अपने वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में। Parent share in the post-acquisition profits of subsidiary up to the beginning of the year भी zero है, and plus minus adjustments if any up to the beginning of the period भी zero है। 1616 good effort। ठीक है, गुड एफर्ट। एनसीआई का ब्रॉड डाउन, फिर वापस जाए, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, पूरे पढ़ के फाइनल करेंगे। एनसीए एट एक्विजिशन अप टू द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। यस सर, है, अगर नहीं लिखा लिखें, अगर वहां नहीं लिखा लिखें। ब्रॉड डाउन में तभी आना है अगर पिछले सालों में एक्विजिशन हुई होगी। अगर वहां नहीं लिखा शेयर, ये वर्ड हो गया शेयर ऑफ एनसी, सॉरी एनसी एट एक्विजिशन, एनसी एट एक्विजिशन अप टू द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड लिख लें। अगर नहीं लिखा वहां तो लिखें। ये एनसी एट एक्विजिशन किस फिगर का नाम है? ढूंढ के जरा, ये क्या वर्ड सॉरी लिखे मैं यार, नहीं ये वर्ड मेरे ब्रेन में नहीं आ रहे कि आपने लिखे हैं। शेयर ऑफ एनसीएट एक्विजिशन किस फिगर का नाम है? ये एनालिसिस ऑफ इक्विटी में फिगर आती है। ये एनालिसिस ऑफ इक्विटी में अगर करंट ईयर में आई हो तो प्रेजेंट होगी, पिछले सालों में अगर एक्विजिशन है तो फिर ब्रॉड डाउन में आएगी। तो आपने क्या वर्ड्स लिखे हुए जरा बताइएगा। शेयर ऑफ एनसीए एट एक्विजिशन इफ एक्विजिशन इज इन प्रीवियस ईयर, फिर ब्रॉड डाउन में आएगी। ये वर्ड्स ऐड करें जरा। इफ एक्विजिशन इज इन प्रीवियस ईयर, ढूंढने की कोशिश करें वहां वर्ड अगर ऐड हो जाए। शेयर ऑफ एनसी एट एक्विजिशन ब्रॉड डाउन में कब होगा? अगर इफ एक्विजिशन इज इन प्रीवियस ईयर्स, नजर कब आएगा? अगर फॉर द पीरियड है तो फिर नजर आएगा। सही है। ये पता है ये मिलना कहां से है? कहां से? एनालिसिस इक्विटी में कहां से? एनसी के कॉलम में कहां? एट एक्विजिशन वाली वर्किंग। तो अगर एक्विजिशन पिछले सालों में होगी तो फिर फिगर ये ब्रॉड डाउन में होगी, और अगर ये एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है तो फिर ये प्रेजेंट होगी। नहीं याद आ रहा? हल्का हल्का से धुंधला सा, बात नहीं बन रही। क्या जीरो है बताएं? नहीं ब्रॉड डाउन पूरा तो अभी कर लेते हैं ना, पहला जीरो क्या जीरो हुआ है? अपने आंसर में है, अपने रजिस्टर के 1 मिनट आंसर में है। ये किस फिगर की बात हुई है? ये एक अपने क्वेश्चन में आंसर में से ढूंढ के बताएगा। 16 नहीं, फुल गुडविल मेथड में ये किस फिगर की बात हुई है? 1183 की यार, 1183 की बात नहीं, इस क्वेश्चन में जो जिस वक्त सवाल हो रहा है, इस वक्त जो सवाल हो रहा है, इस वक्त किस फिगर की बात हो रही है? 1183 से पीछे फिगर बताइएगा। किन सवालों में 1118 की बात हो रही है? पार्शल में
और अगर फुल गुडविल है तो 1183 की बात हो रही है। इसकी डेट पढ़े, ये किस दिन फिगर आई है? डेट 1 सितंबर। ब्रॉड डाउन में नहीं आएगी, फॉर द ईयर में नजर आएगी। ये इस साल एनसी बनी है। तो मैंने क्या चीज जीरो की है? शेयर ऑफ एनसी एट एक्विजिशन, क्योंकि वो पिछले सालों में नहीं है। बाकी पैराग्राफ पढ़ लें जो प्लस प्लस 2 रहे, वो दोनों जीरो क्यों है? एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर हो, बाकी ठीक है कि एट द एंड ऑफ द डे एनसी का ओपनिंग फिर जीरो ही होगा, एनसी का ओपनिंग जीरो ही होगा। ओके, लेकिन फॉरन क्या लिखवा दें? एनसी एट एक्विजिशन, और यहां तक इकट्ठे हो जाए। Why the NC is at acquisition is appearing in this statement of change in equity? ये उसी तरह है, जरा मशीनरी का लेजर जिन्होंने बनाया, मशीनरी अगर 1 साल खरीदी है तो नजर आएगी, रेफरेंस के साथ नजर आएगी। लेकिन अगर पिछले साल खरीदी, ब्रॉड डाउन में आ रही होगी, तो दोबारा नजर तो नहीं आएगी। लेकिन कहाँ इंशाल्लाह ढूंढेंगे? ओपनिंग के अंदर ढूंढेंगे। डाटा प्लीज अब ये इकट्ठे हैं, यहाँ तक वाइंड अप करवाना सही। नहीं, नो, मेरा खैर मर्जी है, डिविडेंड पहले लिखना है, प्रॉफिट लिख, प्रॉफिट लिखवाएं। रुक जाए, जहां भी रुक जाए। कहां से देख के लिखवाएंगे? 65593 एनसी का लिखवाएं 93.92 इकट्ठे हो जी। देख लें, पता नहीं अभी कौन सा डिविडेंड है, फाइनल है, इंटरम है, मर्जी है, मतलब वो डेफिनेटली हो सकता है। अगर ये इख्तलाफ है तो मेरे पास जगह, मैंने डिविडेंड प्रॉफिट के ऊपर लिख देना। ठीक है, इंटरम है, उसके ऊपर लिखना तो ऊपर लिख देता है। नहीं चले, ठीक कर लेते हैं, काट देते हैं इसे। आपने तो नहीं लिखा तो कोई नहीं, हम भी आप भी काट दो। नहीं, इसके अलावा इशू तो नहीं ना। ये फिगर्स कहां से आएंगे? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस से मिली है सर साहब? कहां से मिली है? पिछला सफा पलटा तो है नहीं आपने? अच्छा, उसी सफे पे जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिल गए। अब आए सर, इस के लिए मैं बहुत अच्छे से वेट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 ढूंढे, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10, पेज नंबर बताओ। 165। अगर वो सवाल होता, नीचे चले जाएंगे रिटेन अर्निंग्स की मूवमेंट में, 165। अगर वो सवाल होता तो पेरेंट वाला डिविडेंड 50 था, 50 था। बोर्ड पे देखें, पूरा आता, कुछ ना कटता था। एनी कंफ्यूजन? इससे आगे देखें क्या लिखा हुआ है, 20 नहीं लिखा, 20 था, तो 20 आ गया एनसी के कॉलम। 20 था सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग्स में, 20 था सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग्स में, लेकिन फिर वो 15 तक कटा इनकम से, और यहां बचा 5। 5 कैसे बचा? 5 बचा कैसे? 20 डिक्लेयर्ड था, 15 तक इनकम से कटा, ऊपर ढूंढे, ऊपर, और 5 एनसी वाला बचा, एनसी में लेस हो जाता। अब आए अपने सवाल में, 50 की जगह बताएं क्या है? 175 प्लस करो या माइनस? प्लस या माइनस? रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट लेजर अभी थोड़ी देर पहले आपने बनवाया, रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर ढूंढे। थोड़ी देर पहले तो आपने माइनस करके मुझे ब्रॉड डाउन बनवाया। तो कभी माइनस करते हैं, सॉरी बल्कि ऐड किए, ऐड बैक करके ओपनिंग निकाला है, अब माइनस करवा दिया है। अगर माइनस ही करवाना था तो प्लस क्यों करवाया है? पता है आपको, पता है ब्रॉड डाउन निकालने के लिए क्या करना पड़ा है?
रिवर्स करना पड़ा है और क्लोजिंग निकालने के लिए अब डिविडेंड माइनस होगा। ये 75 तो कट गया हुआ है, किसका बचा हुआ है? पेरेंट का अपना डिविडेंड एज इट इज आ रहा है, ये तो पे हो गया हुआ है। वर्किंग ये पे हो गया हुआ है, लेकिन पे होने से डिविडेंड का डेबिट इफेक्ट खत्म नहीं होगा, पेबल खत्म होगा पे होने से। ये मैं पेबल लिख रहा हूं या डिविडेंड डेबिट वाला लिख रहा हूं? आई होप के बाद यहां तक ओके हो गई। अब आए 130 एंट्रीज में, देखें 130 क्या है? सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग्स में 130 ही होगा, लेकिन 130 का क्या होगा? 130 में से कितना कट जाएगा? बिल्कुल उसी तरह जैसे वहां 20 था, 15 कटा, कितना बचा? यहाँ कितना बचा? 45.5, 84.5 का दूसरा इफेक्ट कहाँ है? ढूंढे है नहीं, देखे अभी किया है। एक माइनस 84.5 हुआ था, कहाँ? इनकम में। उसका दूसरा इफेक्ट अब यहाँ आया है। क्या पूरी एंट्री बनी है? इनकम डेबिट, डिक्लेयर्ड क्रेडिट। तो 130 कैसे 45.5 रह गया है? वो 84.5 कटा, इनकम और डिक्लेयर्ड आपस में कटा, और एनसीए वाला जो बचा वो एनसी के कॉलम में से लेस हो गया। ये डिविडेंड डेबिट बचा यार, डिविडेंड डेबिट बचा, क्रेडिट बचा? नहीं, 130 में से कितना कट गया है और कितना डेबिट बचा है? तो ये एनसी का डिविडेंड जो डेबिट बचा है वो मैंने एनसी से माइनस क्यों किया है? डिविडेंड डेबिट हो रहा है, डिविडेंड डेबिट हुआ, एनसी क्रेडिट फिगर है, इक्विटी ऑफ एनसी में से डेबिट हो रहा है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप कि कोई बहस किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंची है। बैलेंस एज ऑन 30th जून 2017। इतनी मायूसी से हाफिज साहब की तरफ से एक आवाज आई है, जल्दी से लिख लें, जान छोड़ें। 2096.93 123 सॉरी यार हाफिज साहब, बस हिस्टोरिकल जो आपकी परफॉर्मेंस है ना, शायद उसकी वजह से ये मैंने किया है, वरना आज की परफॉर्मेंस तो अच्छी लग रही। ये क्या है? अब क्या करना है इसका? क्या करना है? क्या करना है इसका? कुछ नहीं करना भाई। ये फिगर कहाँ और कहाँ नजर आएगी? नहीं, प्रेजेंट नहीं मांगा उसने, मेरा ख्याल उसने प्रेजेंटेशन नहीं मांगी यार, सिर्फ कैलकुलेशन मांगी। क्या वर्ड्स है? कंप्यूट द अमाउंट, तो अमाउंट्स कंप्यूट हो गई हैं। वन 175 गेम ऑन है, 5 मिनट रिमेनिंग है। 175 कैंसिल नहीं हो गया था सर? जी ढूंढ के बताइए, 175 कैंसिल हो गया था। ये मैंने 3 सर्कल लगाए थे शाही साहब, 3 सर्कल लगाए आपने? 3 सर्कल एंट्रीज में लगाया था मैंने, 175 पे, 130 डेबिट पे और 84.5 पे। आए जरा इनको जरा ढूंढते हैं कहाँ कहाँ गए। 175 जो डेबिट है ये कहीं नहीं कटा, ये आ गया यहाँ। 130 जो डेबिट है वो नीचे कटा है 84.5 से, और हमारे सवाल में कहाँ कहाँ कटा है? इनकम में और डिक्लेयर्ड में, और किसका कितना बचा है कहाँ आ गया है? जी ठीक है बेटा शायद। ये नहीं होता सब ठीक है, पेरेंट वाला किसी से बेटा कैंसिल नहीं होता है, पेरेंट वाला तो कभी किसी से कैंसिल नहीं होता। पेरेंट वाला जो डिविडेंड है उसने तो एज इट इज आना। ये एक और कहीं खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है उसे मैच होना चाहिए
ये 2096.93। जी बेटा अब्दुल समद, आपकी बात ठीक लग रही है मुझे, लेकिन पहले ये बताएं किससे मैच होना चाहिए। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, सवाल गलत हो गया। जी अब्दुल समद साहब, ये किससे मैच होना है? 1996 से सवाल ढूंढी गई। 1996 ढूंढे जी। बेटा ये वो दिन है जिनसे मैं बचने के लिए आपको कहता था रोज हिम्मत मारे। 1996 बताएं जी क्या है? सेपरेट रहने दें, कुछ और बताएं। ये पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग है। ये क्या है? एक ही बात है, एक ही बात के दो नाम है। इसमें बेटा सब्सिडरी के प्रॉफिट्स का शेयर भी आ रहा है यार, ना कर यार, तेरी मेहरबानी है, क्यों कंसोलिडेशन फ्लॉप करनी है? वो पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्लोजिंग है, ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बेटा क्लोजिंग है।